फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज हम भारतीय न्याय संहिता का चैप्टर 3 पढ़ेंगे। पीछे की वीडियो में हमने चैप्टर 1 और 2 पढ़ लिया है। चैप्टर 3 है साधारण अपवाद। चैप्टर 2 में हमने पढ़ा था कि कहीं भी भारतीय न्याय संहिता के बारे में कोई अर्थ लगाया जाएगा तो साधारण अपवादों को ध्यान में रखते हुए लगाया जाएगा। चैप्टर 3 को मद्देनज़र रखते हुए ही आगे उसका कोई भी मीनिंग निकाला जाएगा, चाहे उसमें लिखा हुआ हो या नहीं लिखा हुआ हो। तो साधारण अपवाद चैप्टर धारा 14 से शुरू होता है। अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आने वाले वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे। तो साधारण अपवाद चैप्टर 3 का पहली धारा है धारा 14। धारा 14 क्या है? विधि द्वारा आबद्ध या तथ्य की भूल के कारण अपने आप को विधि द्वारा आबद्ध होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य। या तो विधि द्वारा आबद्ध है या फिर तथ्य की भूल के कारण अपने आप को विधि द्वारा आबद्ध समझ रहा है, तो उस व्यक्ति द्वारा अगर कोई कार्य किया गया है तो उसके लिए क्या प्रावधान किए गए हैं। कोई बात अपराध नहीं है जो किसी व्यक्ति द्वारा की जाए जो कि अपने आप को उस कार्य को करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध हो, या जो तथ्य की भूल के कारण, न कि विधि की भूल के कारण। देखो, इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि इसमें विधि की भूल नहीं है। विधि की भूल क्षम्य नहीं होती है कभी भी। तो तथ्य की भूल के कारण सद्भावपूर्वक विश्वास करता हो कि वह उसे करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध है। क्या बोला गया है कि कोई बात अपराध नहीं है। अपराध कब नहीं है? अगर कोई व्यक्ति या तो विधि द्वारा आबद्ध हो या फिर तथ्य की भूल के कारण वो अपने आप को विधि द्वारा आबद्ध समझ रहा है कि वो विधि द्वारा आबद्ध है, तो उसके द्वारा अगर कोई कार्य किया जाता है तो वो अपराध नहीं माना जाएगा। लेकिन भूल तथ्य की होनी चाहिए, विधि की नहीं। विधि की भूल कभी भी क्षम्य नहीं होती है। इसमें देखो 2 दृष्टांत दिए गए हैं। क्या है दृष्टांत? पहला दृष्टांत है, विधि के समादेशों के अनुवर्तन में अपने वरिष्ठ अफसर के आदेश से एक सैनिक कह भीड़ पर गोली चलाता है। कह ने कोई अपराध नहीं किया। क्या है कि विधि के समादेशों के अनुवर्तन में अपने वरिष्ठ अफसर के आदेश से एक सैनिक भीड़ पर गोली चलाता है। एक सैनिक क्या है? भीड़ पर गोली चलाता है। क्यों चलाता है? उसके जो वरिष्ठ अधिकारी है उसने सैनिक को गोली चलाने का आदेश दिया है। तो सैनिक क्या कर रहा है? उस आदेश के पालन में भीड़ पर गोली चलाता है। तो कह ने कोई अपराध नहीं किया। उसने कोई अपराध नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि वो विधि द्वारा आबद्ध है, कार्य करने के लिए आबद्ध है। उसको आदेश दिया गया है इस प्रकार से गोली चलाने के लिए, तो वो क्या नहीं होगा? अपराधी नहीं माना जाएगा। दूसरा इसमें क्या है कि न्यायालय का अफसर कह मैं को गिरफ्तार करने के लिए उस न्यायालय द्वारा आदिष्ट किए जाने पर और सम्यक जांच के पश्चात यह विश्वास करने पे कि ये मैं है, ये को गिरफ्तार कर लेता है। क्या होता है? न्यायालय का कोई अफसर है कह, उसको मैं को गिरफ्तार करना है। न्यायालय ने उसको मैं को गिरफ्तार करने का आदेश दे दिया है, लेकिन उसने जांच की, पूरी जांच पड़ताल की। उसके बाद में उसको लगता है कि यह है, कोई दूसरे व्यक्ति को वो मैं समझ लेता है और उसको अरेस्ट कर लेता है। तो उसने कोई अपराध नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? क्योंकि वो तथ्य की भूल की वजह से किसी दूसरे व्यक्ति को मैं समझ लेता है। वो समझता है कि यही अपराधी है, जबकि एक्चुअल में वो अपराधी नहीं है। लेकिन उसने कोई अपराध नहीं किया क्योंकि वो विधि द्वारा आबद्ध है और तथ्य की भूल के कारण अपने आप को वो क्या है, विधि द्वारा आबद्ध समझ के उसी को गिरफ्तार करना का सोच रहा है कि उसी को गिरफ्तार करना है। तो इस प्रकार धारा 14 में बस यही बताया गया है कि अगर मान लो कोई व्यक्ति या तो विधि द्वारा आबद्ध है या फिर अपने आप को तथ्य की भूल के कारण विधि द्वारा आबद्ध समझ रहा है, तो उसके द्वारा किया गया कोई कार्य अपराध नहीं होगा। जैसा कि दृष्टांत 1 और 2 में बताया गया है। दृष्टांत पहला है जिसमें कि एक सैनिक गोली चला देता है भीड़ पे, वो अपराध नहीं होगा अगर उसके वरिष्ठ अधिकारी ने उसको आदेश दिया है गोली चलाने का, क्योंकि वो विधि द्वारा आबद्ध है। और दूसरे में क्या किया है कि एक कोई अफसर है, न्यायालय का अफसर है, वो किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेता है। उसको किसी दूसरे व्यक्ति को गिरफ्तार करना था, लेकिन उसकी जगह पे वो किसी अन्य व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेता है, क्योंकि वो समझता है कि मुझे इसी के लिए बोला है गिरफ्तार करने के लिए, यही वो अपराधी है। तो ये उसकी तथ्य की भूल हो गई है, जिसकी वजह से वो उसका दोषी नहीं होगा, किसी भी अपराध का दोषी नहीं होगा। उसने जो काम किया वो तथ्य की भूल में किया है, इसलिए उसका कोई अपराध नहीं माना जाएगा। इस प्रकार से हमारी धारा 14 कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट धारा है धारा 15। धारा 15। धारा 15 क्या है? न्यायिकता कार्य करने हेतु न्यायाधीश का कार्य। अगर न्यायाधीश कार्य कर रहा है तो वो भी अपराध नहीं माना जाएगा। ये भी साधारण अपवाद में आएगा जिनका भारतीय न्याय संहिता में उपन किया गया है। तो अब क्या है कि कोई बात अपराध नहीं है जो न्यायिक कार्य करते हुए न्यायाधीश द्वारा ऐसी किसी शक्ति के प्रयोग में की जाती है
जो या जिसके बारे में उसे सद्भावपूर्वक विश्वास है कि वह उसे विधि द्वारा दी गई है। अगर मान लो कोई न्यायाधीश है जो न्यायिकता कार्य कर रहा है और सद्भावपूर्वक कोई उसको विश्वास है कि ये जो कार्य कर रहा है उसकी शक्ति उसको विधि द्वारा प्रदान की गई है और ऐसी शक्ति का प्रयोग करते हुए अगर वो कोई कार्य कर रहा है तो उसको अपराध नहीं माना जाएगा, वो साधारण अपवाद में आएगा। नेक्स्ट है धारा 16। धारा 16 क्या है? न्यायालय के निर्णय या आदेश के अनुसरण में किया गया कार्य। या तो न्यायालय के निर्णय के अनुसरण में या फिर न्यायालय के आदेश के अनुसरण में किया गया कार्य। तो क्या है? कोई बात जो न्यायालय के निर्णय या आदेश के अनुसरण में की जाए। कोई भी ऐसी बात है जो कि न्यायालय के या तो निर्णय के या फिर आदेश के अनुसरण में की जाए या उसके द्वारा अधिष्ठ हो, यदि वह उस निर्णय या आदेश के प्रवर्त रहते की जाए, अपराध नहीं है। यानी कि या तो न्यायालय के निर्णय में या फिर आदेश के अनुसरण में अगर कोई बात की जाती है या उसके द्वारा आदिष्ट हो, यदि उस निर्णय या आदेश के प्रवर्त रहते की जाए, अपराध नहीं है, वो अपराध नहीं माना जाएगा, चाहे उस न्यायालय को ऐसा निर्णय या आदेश देने की अधिकारिता नहीं रही हो। अगर न्यायालय के निर्णय या आदेश के अनुसरण में की जाती है तो अपराध नहीं होगा। अगर मान लो उस न्यायालय को ऐसा निर्णय या आदेश देने की अधिकारिता नहीं भी रही हो तो भी वो अपराध नहीं माना जाएगा, परंतु यह तब जबकि वह कार्य करने वाला व्यक्ति सद्भावपूर्वक विश्वास करता है कि उस न्यायालय की वैसी अधिकारिता थी। अगर मान लो जो न्यायालय के निर्णय के अनुसरण में कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है, अगर उस न्यायालय की अधिकारिता भी नहीं है फिर भी अगर उसके अनुसरण में कार्य कर रहा है, अगर उस व्यक्ति को सद्भावपूर्वक विश्वास करने का कारण है, सद्भावपूर्वक वो विश्वास करता है कि न्यायालय को वैसी अधिकारिता है और वो न्यायालय अधिकारिता का प्रयोग करते हुए उसने निर्णय दिया है और वो इस निर्णय के अनुसार में कोई कार्य करता है तो वो क्या नहीं होगा? अपराध नहीं होगा। नेक्स्ट है धारा 17। धारा 17 क्या है? कि कोई बात अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाए जो उसे करने के लिए विधि द्वारा न्यायानुमत हो। यानी क्या बताया गया इसमें कि अगर मान लो कोई इस प्रकार की है जो विधि द्वारा न्यायानुमत है या फिर तथ्य की भूल से अपने आप को विधि द्वारा न्यायानुमत होने का विश्वास करने वाला व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य। इससे पहले हमने पढ़ा था कि विधि द्वारा आबद्ध है और इसमें पढ़ रहे हैं विधि द्वारा न्यायानुमत है। अगर कोई व्यक्ति या तो विधि द्वारा न्यायानुमत है या फिर तथ्य की भूल की वजह से वो अपने आप को विधि द्वारा न्यायानुमत समझ के अगर कोई कार्य करता है तो वो क्या नहीं होगा? अगर इस प्रकार से वो कार्य करता है तो वो अपराध नहीं होगा, वो साधारण अपराध की स्थिति में आएगा। तो कोई बात अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाए जो उसे करने के लिए विधि द्वारा न्यायानुमत हो। अगर ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो विधि द्वारा न्यायानुमत हो या फिर तथ्य की भूल के कारण, न कि विधि की भूल के कारण। लेकिन इसमें भी देखो याद रखने वाली बात है कि विधि की भूल नहीं होनी चाहिए, विधि की भूल समय नहीं होगी। तथ्य की भूल से अगर वो अपने आप को क्या मानता है? विधि द्वारा न्यायानुमत मानता है, न्यायानुमत होने का विश्वास करता है और फिर अगर कोई कार्य करता है तो वो कार्य अपराध नहीं माना जाएगा। देखो इसमें एक दृष्टांत दिया गया है। दृष्टांत क्या है? कै ये को ऐसा कार्य करते देखता है जो कै को हत्या प्रतीत होता है। कै देखता है कि ये कोई कार्य कर रहा है, कै कोई ऐसा लगता है कि कै जो ये है वो हत्या कर रहा है, हत्या जैसा लगता है। कै सद्भावपूर्वक काम में लाए गए अपने श्रेष्ठ निर्णय के अनुसार उस शक्ति को प्रयोग में लाते हुए जो विधि ने हत्याकारियों को उसके कार्य से पकड़ने के लिए समस्त व्यक्तियों को दे रखी है, ये को उचित प्राधिकारियों के समक्ष ले जाने के लिए ये को अभिग्रहित करता है। कै ने कोई अपराध नहीं किया, चाहे तत्पश्चात असल में यह निकले कि वह आत्म प्रतिरक्षा में कार्य कर रहा था। इसमें देखो क्या बताया गया है दृष्टांत में कि कै है वो ये को कुछ इस प्रकार का कार्य करते हुए देखता है कि उसको लगता है कि ये किसी का मर्डर करने जा रहा है। तो विधि ने अगर मान लो कि कोई किसी का मर्डर कर रहा है तो थर्ड पर्सन भी उसको पकड़ सकता है। थर्ड पर्सन के पास भी विधि से पावर दिया गया है कि वो उसको पकड़ सकता है और उसको अभिग्रहित कर सकता है। जो उचित प्राधिकारी हैं उनके सामने वो उनको ले जा सकता है। ये इस प्रकार के अधिकार उनको दिए गए हैं। तो अब इसमें क्या है कि जैसे वो पकड़ के ले जाता है उसके बाद में अगर मान लो ये साबित हो जाता है कि कै किसी का मर्डर नहीं कर रहा था, लेकिन वो जबकि वो तो सेल्फ डिफेंस में ऐसा कर रहा था, तो भी वो कार्य अपराध नहीं है कि वो लेके आया वो अपराध है, ऐसी कोई बात नहीं है, वो अपराध नहीं होगा। फिर भी क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसने तथ्य की भूल की वजह से ये ऐसा किया है। यहाँ पे विधि की भूल नहीं होनी चाहिए, ये याद रखने वाली चीज़ है।
तो इस प्रकार धारा 17 कंप्लीट हो गई है। अब है नेक्स्ट धारा 18। धारा 18 क्या है? विधिपूर्ण कार्य करने में दुर्घटना। अगर कोई विधिपूर्ण कार्य कर रहा है और उसमें दुर्घटना हो जाती है, कोई दुर्घटना हो जाती है, तो वो भी अपराध नहीं होगा, वो भी सामान्य अपवाद में आएगा। कोई बात अपराध नहीं है जो दुर्घटना या दुर्भाग्य से और किसी आपराधिक आशय या ज्ञान के बिना विधिपूर्ण प्रकार से, विधिपूर्ण साधनों द्वारा और उचित सतर्कता और सावधानी के साथ विधिपूर्ण कार्य करने में ही हो जाती है। क्या बताया है कि कोई बात अपराध नहीं है, कोई वो बात अपराध नहीं हो कि कौन सी? जो दुर्घटना या दुर्भाग्य से हो और किसी आपराधिक आशय या ज्ञान के बिना आपराधिक आशय और ज्ञान के बिना विधिपूर्ण प्रकार से, विधिपूर्ण साधनों द्वारा और उचित सतर्कता और सावधानी के साथ विधिपूर्ण कार्य करने में ही हो जाती है, तो वो क्या नहीं होगा? अपराध नहीं होगा। इसमें देखो एक दृष्टांत दिया गया है, तो दृष्टांत से समझ में आ जाएगा अच्छे तरह से कि क्या है। कुल्हाड़ी से काम कर रहा है, कोई एक व्यक्ति है जो कुल्हाड़ी से काम कर रहा है, कुल्हाड़ी का फल उसमें से निकल कर उछट जाता है। कोई एक आदमी है जो कुल्हाड़ी से इस प्रकार से कुछ कर रहा है, तो जैसे वो काम कर रहा है उसका आगे का जो फाल होता है कुल्हाड़ी का वो निकल जाता है और निकट खड़ा हुआ व्यक्ति उससे मारा जाता है। और पास में कोई एक आदमी खड़ा हुआ है, वो कुल्हाड़ी का फाल उसके ऊपर गिरता है, उससे वो मर जाता है। यहाँ यदि कै की ओर से उचित सावधानी का कोई अभाव नहीं था तो उसका कार्य माफ़ी योग्य और अपराध नहीं होगा। अगर मान लो कि उसने जानबूझ के ऐसा नहीं किया है, वो उचित सावधानी रखते हुए कर रहा था, लेकिन वो उस कुल्हाड़ी का फाल निकल गया और वो गिर गया, इसकी वजह से उसकी मौत हो गई है, तो जो कै था, जो कुल्हाड़ी से काम कर रहा था, वो आपराधिक कार्य नहीं किया है ऐसा माना जाएगा। उसका कार्य जो है वो माफ़ी के योग्य होगा और इसको अपराध नहीं माना जाएगा। तो यही है धारा 18। अब नेक्स्ट है धारा 19। तो धारा 19 क्या है? धारा 19 है कार्य जिनमें अहानि कारित होना संभाव्य है किंतु जो आपराधिक आशय के बिना और अन्य अहानि के निवारण के लिए किया गया हो। क्या है कि ऐसे कार्य जिनमें अहानि कारित होना संभाव्य है, कोई ऐसे कार्य हैं जिनमें अहानि होने की संभावना तो है, किंतु जो आपराधिक आशय के बिना, जो बिना आपराधिक आशय के और अन्य अहानि के निवारण के लिए किया गया है, यानी कि उसमें अहानि की संभावना है लेकिन एक तो आशय उसमें आपराधिक नहीं है और दूसरा कोई दूसरी अहानि है उसके निवारण के लिए किया जा रहा है, तो वो भी इस अपवाद वाले पार्ट में आएगा, सामान्य अपवाद में आएगा। तो क्या है? कोई बात केवल इस कारण अपराध नहीं है कि वह यह जानते हुए की गई है कि उससे अहानि कारित होना संभव है। कोई बात इस कारण से अपराध नहीं है कि वह यह जानते हुए की गई है कि उससे अहानि कारित होना संभव है यदि वह अहानि कारित करने के किसी आपराधिक आशय के बिना और व्यक्ति या संपत्ति को अन्य अहानि के निवारण या परिवर्जन कराने के प्रयोजन से सद्भावपूर्वक की गई है। यानी कि कोई व्यक्ति है वो जानता है कि अहानि हो सकती है, फिर भी अगर वो कार्य कर रहा है, उसके पीछे क्या होना चाहिए? पहला आपराधिक आशय नहीं होना चाहिए और दूसरा है किसी दूसरे अहानि के निवारण में होना चाहिए। अगर इस प्रकार से किया जाता है तो वो अपराध नहीं माना जाएगा। अब देखो इसमें एक स्पष्टीकरण है। स्पष्टीकरण क्या है? ऐसे मामलों में यह तथ्य का प्रश्न है, ऐसे मामलों में यह तथ्य का प्रश्न है कि जिस अहानि का निवारण या परिवर्जन किया जाना है, जो अहानि है उसका निवारण या फिर परिवर्जन किया जाना है, क्या वह ऐसी प्रकृति की और इतनी आसान थी कि वह कार्य जिससे ये जानते हुए कि उससे अहानि कारित होना संभव है करने की जोखिम उठाना न्यायानुमत या माफ़ी योग्य था। इसमें देखो ये चीज़ तथ्य का प्रश्न है, ये ध्यान रखना है कि जो अहानि का निवारण जो कर रहे थे, जिसके लिए ये कार्य किया जाना था, क्या वो इतनी आसान थी, इतनी नज़दीक थी कि ये जानते हुए भी अहानि कारित होना संभव है कि हम जो काम अब करेंगे उससे भी अहानि होने वाली है, फिर भी उस कार्य को किया जा रहा है। तो मतलब जिस अहानि को कम करने की कोशिश में दूसरी अहानि के लिए जो कार्य किया गया, क्या ये पहले वाली इतनी नज़दीक थी कि उसके एवज में अगर ये अहानि कर देंगे तो ये ज़्यादा नुकसान वाली नहीं होगी? इस प्रकार से उनको पहले ये स्पष्ट होना चाहिए, क्या ये न्यायानुमत होगा या क्या ये माफ़ी योग्य होगा। एक इसमें दृष्टांत दिया गया है, तो चलो दृष्टांत को पढ़ते हैं। दृष्टांत क्या है कि कै जो एक वाष्प जलयान का कप्तान है, अचानक और अपने किसी कसूर या उपेक्षा के बिना अपने आप को ऐसी स्थिति में पाता है कि यदि उसने जलयान का मार्ग नहीं बदला तो इससे पूर्व कि वह अपने जलयान को रोक सके, वह 20 या 30 यात्रियों से भरी नाव कै को अनिवार्यतः टकराकर डुबो देंगे। यानी क्या कर रहा है? कै है वो एक वाष्प जलयान का कप्तान है और वो अचानक देखता है कि अगर मान लो अपने जलयान की उसने यात्रा नहीं बदली तो एक नाव है, बोट है जिसमें 20 से 30 लोग बैठे हुए हैं, वो उससे टकराएंगे और डूब जाएंगे।
और कि वह अपना मार्ग बदलने से उसे केवल 2 यात्रियों वाली नाव गय को डुबोने की जोखिम उठानी पड़ेगी। और अगर मान लो कि वो नाव अपनी डायरेक्शन नहीं बदलते हैं, तब तो एक जो नाव खै है जिसमें 20 से 30 लोग हैं, उनसे टकरा जाएगी और वो मर जाएंगे। और अगर वो अपना रास्ता बदल लेता है तो एक नाव गय है जिसमें 2 लोग हैं, उनसे टकरा जाएगी और वो मर जाएंगे, और जिससे उनको जोखिम उठानी पड़ती है जिसको वह संभवतः बचाकर निकल जाए। इसमें यह था, गय वाली में ये भी है कि ज़रूरी नहीं है कि वो मर ही जाएं, उनको जोखिम उठानी पड़ सकती है। यहाँ यदि कै नाव गय को डुबोने के आशय के बिना और खै के यात्रियों के संकट का परिवर्जन करने के प्रयोजन से सद्भावपूर्वक अपना मार्ग बदल देती है, तो यद्यपि वह नाव गय को ऐसे कार्य द्वारा टकरा कर डुबो देता है जिससे ऐसे परिणाम उत्पन्न होना वह संभाव्य जानता था, तथापि तथ्यतः यह पाया जाता है कि वह संकट जिसे परिवर्जित करने का उसका आशय था ऐसा था जिससे नाव गय डुबोने की जोखिम उठाना काफ़ी योग्य है, तो वह किसी अपराध का दोषी नहीं है। तो देखो इसमें क्या बताया गया है कि एक नाव कै है जो वाष्प जलयान है, वो चल रहा है। अचानक से वो देखता है कि सामने एक नाव खै आ गई है, नाव खै आ गई जिसमें 20 से 30 लोग हैं। तो अगर वो रास्ता नहीं बदलता है तो उससे टकरा जाएगा और वो सारे लोग डूब जाएंगे। अगर वो रास्ता बदलता है तो जिस साइड में रास्ता बदलता है उधर में एक कोई नाव है गय जिसमें 2 लोग हैं, उसमें है कि रास्ता बदल रहा है तो वो उससे टकरा सकती है, संभावना है कि टकरा सकती है, लेकिन कोशिश करेगा तो हो सकता है कि वो बच भी जाएं, अदरवाइज़ तो उनको जोखिम उठाना पड़ सकता है। तो अगर मान लो वो उस खै को बचाने के लिए गय की तरफ अपने जलयान को मोड़ देता है और गय से टकरा जाता है और गय अंदर डूब भी जाता है, तो भी वो अपराध नहीं होगा, क्योंकि उसका एक तो उद्देश्य, उसकी भावना गय को मारने की नहीं थी, गय के जो 2 लोग हैं उनको मारने की नहीं थी। दूसरा उसका मेन उद्देश्य था कि जो खै बोट है उसके लोगों को बचाना, जो कि संख्या में बहुत ज़्यादा है, इसलिए वो क्या नहीं होगा, अपराध नहीं होगा। तो यही इस धारा में बताया गया है। इसमें एक दृष्टांत और है, तो दृष्टांत क्या है, दृष्टांत है कह एक बड़े अग्निकांड के समय आग को फैलने से रोकने के लिए ग्रहों को गिरा देता है। क्या करता है, कह एक बहुत बड़ा अग्निकांड है, उसके समय आग को फैलने से रोकने के लिए क्या करता है, ग्रहों को गिरा देता है। वह इस कार्य को मानव जीवन या संपत्ति को बचाने के आशय से सद्भावपूर्वक करता है, जहाँ यदि यह पाया जाता है कि निवारण की जाने वाली हानि इस प्रकृति की ओर इतनी आसन थी कि कह का कार्य माफ़ी योग्य है, तो कह उस अपराध का दोषी नहीं होगा। तो इसमें देखो क्या करता है, वो ग्रहों को गिरा देता है। क्यों गिराता है, जिससे कि मानव जीवन और संपत्ति को बचाया जा सके, जिससे आग चारों ओर और ज़्यादा न फैल सके। अगर मान लो कि उससे ये साबित हो जाता है ये कि एक तो उसका उद्देश्य कोई नुकसान पहुंचाना नहीं था बल्कि अच्छा काम ही करना था, और दूसरा अगर मान लो कि उसके कार्य से ऐसे लगता है कि जो अगर नहीं गिराता तो इतनी पास में समस्या थी कि वो फैल सकती थी, तो वो उसका अपराध क्या होगा, माफ़ी के योग्य होगा। इस प्रकार धारा 19 कंप्लीट हो जाती है। अब आगे है धारा 20। धारा 20 कोई बात अपराध नहीं है जो 7 वर्ष से कम आयु के शिशु द्वारा की जाती है, यानी कि 7 वर्ष से कम आयु के अगर शिशु है उसका कोई कार्य होगा तो उसके संबंध में उपबंध किया गया है धारा 20 में। क्या किया गया है, कोई बात अपराध नहीं है जो 7 वर्ष से कम आयु के शिशु द्वारा की जाती है। 7 साल से कम आयु का अगर कोई बालक कुछ भी आपराधिक कार्य कर देता है तो भी उसको अपराध नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट है धारा 21। धारा 21 क्या है, 7 वर्ष से ऊपर किंतु 12 वर्ष से कम आयु के अपरिपक्व समझ के शिशु के कार्य। जो 7 वर्ष से बड़ा है लेकिन 12 वर्ष से कम आयु का अपरिपक्व समझ का शिशु है। देखो 7 वर्ष तक के सभी बालक हैं वो मुक्त हैं, उनका द्वारा कोई भी कार्य किया जाता है वो अपराध नहीं माना जाएगा, लेकिन 7 वर्ष से बड़े और 12 वर्ष से छोटे अगर बालक हैं तो उनको अपराध हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। वो कंडीशन डिपेंड करती है कि उनकी समझ कैसी है। अगर वो अपरिपक्व समझ है उनकी, अभी वो समझदार नहीं है अच्छे, तो उनके द्वारा किया गया कार्य अपराध नहीं माना जाएगा। तो क्या बताया है कि कोई बात अपराध नहीं है जो 7 वर्ष से ऊपर और 12 वर्ष से कम आयु के शिशु द्वारा की जाती है, जिसकी समझ इतनी परिपक्व नहीं हुई है कि वह उस अवसर पर अपने आचरण की प्रकृति और परिणामों का निर्णय कर सके। अगर मान लो उसकी समझ इतनी परिपक्व नहीं हुई है तो वो क्या करेगा, उसके द्वारा किया गया कार्य अपराध नहीं माना जाएगा। तो धारा 20 में बताया गया कि 7 वर्ष तक के जितने भी बालक हैं उनके द्वारा कोई भी अपराध अगर कर दिया जाता है तो वो अपराध नहीं माना जाएगा।
और धारा 21 में है कि 7 वर्ष से अधिक है और 12 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं और अगर वो उनकी समझ अभी भी अपरिपक्व है, उनकी समझ परिपक्व नहीं हुई है, तो वो अपराधी नहीं माने जाएंगे, यानी उनके द्वारा किया गया कोई भी कार्य अपराध नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट है धारा 22। धारा 22 है मानसिक रुग्णता वाले व्यक्तियों के कार्य। कोई व्यक्ति मानसिक रुग्ण है, मानसिक रूप से बीमार है, तो उनके द्वारा किए गए कार्य का क्या है प्रावधान। कोई बात अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उसे करते समय, जो कार्य कर रहा था उस समय मानसिक रुग्णता के कारण उस कार्य की प्रकृति या यह है कि जो कुछ वह कर रहा है वह दोषपूर्ण या विधि के प्रतिकूल है, जानने में असमर्थ है। यानी क्या है कि कोई भी बात अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है, इस प्रकार के व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उसे करते समय मानसिक रुग्णता के कारण उस कार्य की प्रकृति या फिर यह या जो कुछ वह कर रहा है वह दोषपूर्ण या विधि के प्रतिकूल है, ऐसा जानने में असमर्थ हो। अगर मान लो कि कोई व्यक्ति है जिसको पता ही नहीं है कि जो कार्य कर रहा है वो विधि के प्रतिकूल है या दोषपूर्ण है, तो और न अपने कार्य की प्रकृति को वो पहचान रहा है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य अपराध नहीं होगा। नेक्स्ट है धारा 23। धारा 23 है ऐसे व्यक्ति का कार्य जो अपनी इच्छा के विरुद्ध मत्ता में होने के कारण निर्णय पर पहुंचने में असमर्थ है। यानी कि क्या है, ऐसा व्यक्ति जो अपनी इच्छा के विरुद्ध मत्ता में है, वो मत में है लेकिन अपनी इच्छा के विरुद्ध है, उसने अपनी इच्छा से कुछ भी मत का सेवन नहीं किया है, तो और वो निर्णय पे पहुंचने में असमर्थ है, तो उसके लिए क्या प्रावधान किए गए हैं कि कोई बात अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उसे करते समय मत्ता के कारण उस कार्य की प्रकृति या यह है कि जो कुछ वह कर रहा है वह दोषपूर्ण या विधि के प्रतिकूल है, जानने में असमर्थ है, परंतु यह तब जबकि वह चीज़ जिससे उसकी मत्ता हुई थी उसको अपने ज्ञान के बिना या इच्छा के विरुद्ध दी गई थी। देखो इसमें कंडीशन सबसे पहले यही है कि वो मत्ता में होना चाहिए, और मत्ता में कैसे होना चाहिए, वो उसकी इच्छा से नहीं होना चाहिए। जिस चीज़ से उसको मत्ता हुई है वो उसकी इच्छा के विरुद्ध या फिर उसके ज्ञान के बिना हुई हो, ऐसा होना चाहिए। अब अगर वो इस प्रकार से मत्ता में है तो वो अगर कार्य की प्रकृति को नहीं पहचान रहा है, उसको पता नहीं चल रहा है कि ये कार्य दोषपूर्ण है या विधि के प्रतिकूल है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य अपराध नहीं माना जाएगा। ये धारा 23 में बताया है। नेक्स्ट है धारा 24। धारा 24 क्या है कि किसी व्यक्ति द्वारा जो मत्ता में है किया गया अपराध जिसमें विशेष आशय या ज्ञान का होना अपेक्षित है। देखो इसमें धारा 23 और 24 में सेम है, मत्ता में है व्यक्ति, लेकिन धारा 24 में है वो अपनी इच्छा के विरुद्ध है या ज्ञान के बिना है, और धारा 24 में क्या है, उसकी इच्छा से मत व्यक्ति भी हो सकता है, वो मत व्यक्ति हो अपनी इच्छा से है। लेकिन इसमें क्या है कि जो कार्य कर रहा है उसमें विशेष समझ या आशय का होना आवश्यक है। तो क्या है, उन दशाओं में जहाँ कोई किया गया कार्य अपराध नहीं होता जब तक कि वह किसी विशिष्ट ज्ञान या आशय से न किया जाए। यानी कि कोई भी किया गया कार्य अपराध नहीं माना जाएगा। कब नहीं माना जाएगा, अगर वो विशेष आशय या ज्ञान से नहीं किया गया हो। कोई व्यक्ति जो वह कार्य मत्ता की हालत में करता है इस प्रकार बरते जाने के दायित्व के अधीन होगा, मानो उसे वही ज्ञान था जो उसे होता यदि वह मत्ता में न होता, जब तक कि वह चीज़ जिससे उसकी मत्ता हुई थी उसे उसके ज्ञान के बिना या उसकी इच्छा के विरुद्ध नहीं दी गई हो। यानी कि इसमें क्या बताया गया है कि उन दशाओं में जहाँ की कोई किया गया कार्य अपराध नहीं होता, उन दशाओं में किया गया कोई कार्य अपराध नहीं होता जब तक कि वह किसी विशिष्ट ज्ञान या आशय से न किया जाए। यानी कि कोई भी कार्य तब तक अपराध नहीं माना जाएगा जब तक कि वो किसी विशिष्ट ज्ञान या आशय से नहीं किया गया हो। कोई व्यक्ति जो वह कार्य मत्ता की हालत में करता है, ये कब है, जब वो मत्ता की हालत में कर रहा हो, इस प्रकार बढ़ते जाने वाले दायित्व के अधीन होगा, मानो उसे वही ज्ञान था जो उसे होता यदि वह मत्ता में नहीं होता। तो किस प्रकार से माना जाएगा, ये माना जाएगा कि अगर मान लो उसे वही ज्ञान होता जब वो मत्ता में नहीं होता तो होता, जब तक कि वह चीज़ जिससे उसे मत्ता हुई है उसे उसके ज्ञान के बिना या इच्छा के विरुद्ध न दी गई हो। तो इसमें क्या देखा है हमने कि इसमें जो धारा 23 है उसमें इच्छा के विरुद्ध है,
जो कि उसको मत्ता की गई है। और जो धारा 24 है वो उसमें आश्चर्य या फिर उसका ज्ञान होना ज़रूरी है कि उसका कार्य कुछ करने का आश्चर्य था अपराध करने का या उसे ज्ञान था इस बात का। नेक्स्ट है धारा 25। धारा 25 क्या है? सम्मति से किया गया कार्य जिससे मृत्यु या घोर उपत्ति कारित करने का आश्चर्य न हो। यानी कि जो सम्मति से है अगर कोई कार्य किया जाता है जिसमें कि मृत्यु या घोर उपत्ति करने का आश्चर्य न हो और न ही उसकी संभाव्यता का ज्ञान हो, न तो मृत्यु या घोर उपत्ति का आश्चर्य हो और न ही उसकी संभाव्यता का ही ज्ञान हो, तो उसका प्रावधान किया गया धारा 25 में। तो क्या है? कोई बात जो मृत्यु या घोर उपत्ति कारित करने के आश्चर्य से न की गई हो और जिसके बारे में कर्ता को यह ज्ञात न हो कि उससे मृत्यु या घोर उपत्ति कारित होना संभाव्य है, किसी ऐसी अपहानि के कारण अपराध नहीं है जो उस बात से 18 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति को जिसने वह अपहानि सहन करने की चाहे अव्यक्त चाहे विवक्षित सम्मति दे दी हो, कारित हो या कारित होना कर्ता द्वारा आश्रित हो, अथवा जिसके बारे में कर्ता को ज्ञात हो कि वह उपयुक्त जैसे किसी व्यक्ति को जिसने उस अपहानि की जोखिम उठाने की सम्मति दे दी है उस बात द्वारा कारित होनी संभाव्य है। यानी इसमें क्या बताया गया कि कोई कार्य सम्मति से किया जाता है जिससे कि मृत्यु का या फिर घोर उपत्ति कारित होने का कोई आश्चर्य नहीं हो और न ही इस प्रकार की संभाव्यता का ज्ञान हो कि अगर इस प्रकार से कार्य करेंगे तो मृत्यु हो सकती है या घोर उपत्ति हो सकती है, न इस प्रकार का कोई ज्ञान हो, तो ऐसी दशा में अगर कोई कार्य किया जाता है तो वो अपराध नहीं माना जाएगा। देखो इसमें एक दृष्टांत है जिससे थोड़ा और क्लियर हो जाएगा कि कै और खै आमोदार्थ आपस में पट्टेबाजी करने में सहमत होते हैं। इस सहमति में किसी अपहानी को जो ऐसी पट्टेबाजी के खेल के नियम के विरुद्ध न होते हुए हो उठाने की हर एक ने सम्मति विवक्षित है। देखो क्या होता है, कै और खै जो हैं वह आपस में पट्टेबाजी करने को सहमत होते हैं, ये मतलब खेल में। इस सम्मति में किसी अपहानी को जो ऐसी पट्टेबाजी के खेल के नियम के विरुद्ध न होते हुए कारित हो उठाने की हर एक को सम्मति विवक्षित है। और यदि कह यथा नियम पट्टेबाजी द्वारा करते हुए ये को उपहति कारित कर देता है तो वह कोई अपराध नहीं करता है। इसमें क्या है कि अगर मान लो वो कुछ कार्य कर रहा था, कार्य करते हुए पट्टेबाजी करते हुए वो ये को उपहति कारित कर देता तो भी वो अपराध नहीं माना जाएगा, क्योंकि न तो उसका मृत्यु कारित करने का कोई उद्देश्य था, न ही घोर उपहति कारित करने का उसका कोई आशय था और न ही उसको इसका ज्ञान था। नेक्स्ट है धारा 26। धारा 26 क्या है? किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सम्मति से सद्भावपूर्वक किया गया कार्य जिससे मृत्यु कारित होने का आशय नहीं है। यानी किसी व्यक्ति के फायदे के लिए किया जाता है, उसकी सम्मति से किया जाता है सद्भावपूर्वक कार्य जिससे क्या है कि मृत्यु कारित होने का आशय ना हो। अगर कोई किसी व्यक्ति के लिए सद्भावपूर्वक कोई कार्य करता है जिससे कि मृत्यु कारित होने की संभावना नहीं है तो इसका उपबंध किया गया है धारा 26 में। तो क्या है? कोई बात जो मृत्यु कारित करने के आशय से न की गई हो, किसी ऐसी अपहानि के कारण नहीं है जो उस बात के किसी ऐसे व्यक्ति को जिसके फायदे के लिए वह बात सद्भावपूर्वक की जाए और जिसने उस अपहानि के सहने या उस अपहानि की जोखिम उठाने के लिए चाहे अव्यक्त चाहे विवक्षित सम्मति दे दी हो, कारित हो या कारित करने का कर्ता का आशय हो या कारित होने की संभाव्यता कर्ता को ज्ञात हो, तो क्या होगा? इस प्रकार से किया गया कार्य अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। इसमें एक दृष्टांत दिया हुआ है, तो दृष्टांत क्या है? क्या एक शल्य चिकित्सक यह जानते हुए कि वह विशेष शस्त्र कर्म से ये को जो वेदनापूर्ण व्याधि से ग्रस्त है मृत्यु कारित होने की संभाव्यता है, किंतु ये के मृत्यु कारित करने का आशय न रखते हुए और सद्भावपूर्वक ये के फायदे के आशय से ये की सम्मति से यह पर शस्त्र कर्म करता है, कहने कोई अपराध नहीं किया। क्या है? शल्य चिकित्सक है और वो क्या है? सद्भावपूर्वक ये का शल्य चिकित्सा करनी है, सद्भावपूर्वक वो कर रहा है, ये ने सम्मति दे दी है, लेकिन इसमें संभाव्यता है कि अगर वो शल्य चिकित्सा करेगा तो ये की मृत्यु भी हो सकती है, लेकिन फिर भी वो सद्भावपूर्वक कार्य कर रहा है, मृत्यु कारित करने का उसका कोई आशय नहीं है, तो वो क्या नहीं होगा? अपराध नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट है धारा 27। धारा 27 है संरक्षक द्वारा या उसकी सम्मति से शिशु या उन्मत्त व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावपूर्वक किया गया
कार्य। तो इसमें क्या है, सम्मति किसकी है, या तो संरक्षक द्वारा कार्य किया जाता है या फिर संरक्षक की सम्मति से कार्य किया जाता है। किसके लिए, या तो शिशु के लिए या फिर उन्मत्त व्यक्ति के फायदे के लिए किया जाता है। तो अगर इस प्रकार से कार्य किया जाता है तो अपराध नहीं होगा। तो क्या है, कोई बात जो 12 वर्ष से कम आयु के, देखो इसमें शिशु की आयु भी दी है, 12 वर्ष से कम आयु का शिशु या फिर विकर्चित व्यक्ति है अगर कोई, तो उसके फायदे के लिए सद्भावपूर्वक उसके संरक्षक के या विधिपूर्वक बाहर साधक किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा या की अभिव्यक्त या विवक्षित सम्मति से की जाए किसी ऐसी हानि के कारण अपराध नहीं है जो उस बात से उस व्यक्ति को कारित हो या कारित करने का कर्ता का आशय हो या कारित होने की संभाव्यता कर्ता को ज्ञात हो। यानी कि 12 वर्ष से कम आयु का शिशु होना चाहिए या फिर कोई विकर्चित व्यक्ति है तो उसका बाहर साधक व्यक्ति या फिर विधिपूर्ण बाहर साधक व्यक्ति या फिर उसका संरक्षक है, अगर कोई सम्मति देता है या खुद करता है कोई कार्य, और कैसे करता है, सद्भावपूर्वक उसके फायदे के लिए अगर कर रहा है, तो अगर उसमें कोई नुकसान हो जाता है तो वह अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। इसमें प्रंतुक दिए हुए हैं, तो पहला प्रंतुक क्या है, इस अपवाद का विस्तार शास्त्रीय मृत्यु कारित करने या मृत्यु कारित करने का प्रयत्न करने पर नहीं होगा। जो अपवाद दिया गया है इसका विस्तार जो शिशु और उन्मत्त व्यक्ति के लिए जो उपबंध है, न तो उसकी मृत्यु कारित करने के लिए होगा और न ही मृत्यु कारित करने का प्रयत्न करने के लिए ये लागू होगा। नेक्स्ट है, इस अपवाद का विस्तार मृत्यु या घोर विपत्ति के निवारण के या किसी घोर रोग या अंग शिथिल्य से मुक्त करने के प्रयोजन से भिन्न किसी प्रयोजन के लिए किसी ऐसी बात के करने पर नहीं होगा जिसे करने वाला व्यक्ति जानता हो कि उससे मृत्यु कारित होना संभाव्य है। अगर मान लो कि इसका विस्तार मृत्यु या घोर विपत्ति के निवारण में या घोर विपत्ति या अंग शिथिल्य से मुक्त करने के प्रयोजन के से भिन्न किसी प्रयोजन के लिए किसी ऐसी बात के करने पर नहीं होगा, इन प्रयोजन से अलावा किसी ऐसी बात पर नहीं होगा जिसे करने वाला व्यक्ति जानता हो कि उससे मृत्यु कारित होना संभव है। यानी कि अगर करने वाला व्यक्ति यह जानता है कि मृत्यु कारित होने संभव है तो वो उस पर इसका विस्तार नहीं होगा। नेक्स्ट है परंतु गए, इस अपवाद का विस्तार स्वेच्छा घोर विपत्ति कारित करने या घोर विपत्ति कारित करने का प्रयत्न करने पर भी नहीं होगा जब तक कि वह मृत्यु या घोर विपत्ति के निवारण के या किसी घोर रोग या अग्नि शैथिल्य से मुक्त करने के प्रयोजन से न हो। तो इसमें क्या है कि इसका विस्तार जो है स्वेच्छा घोर विपत्ति कारित करने या घोर विपत्ति कारित करने के प्रयत्न करने पर नहीं होगा, इनके प्रयत्न करने पर नहीं होगा जब तक कि वह मृत्यु या घोर विपत्ति के निवारण या किसी घोर रोग या अंग शैथिल्य से मुक्त करने के प्रयोजन से न की गई हो। और नेक्स्ट परंतु है इसका कि इस अपवाद का विस्तार किसी ऐसे अपराध के दुष्प्रेरण पर नहीं होगा जिस अपराध के किए जाने पर इसका विस्तार नहीं है। यानी कि जो ये अपवाद है इसका विस्तार किसी ऐसे अपराध के दुष्प्रेरण पर नहीं होगा, किसी इस प्रकार के अपराध के दुष्प्रेरण पर नहीं होगा जिस अपराध के किए जाने का इस पर इसका विस्तार नहीं है। यानी कि जिस अपराध पर इसका विस्तार नहीं है तो इसके लिए नहीं होगा। इसमें देखो एक दृष्टांत दिया गया है, तो दृष्टांत क्या है, कै सद्भावपूर्वक अपने शिशु के फायदे के लिए अपने शिशु की सम्मति के बिना यह संभाव्य जानते हुए कि शस्त्र क्रम से उसके शिशु की मृत्यु कारित हो सकती है, न कि इस आशय से कि उसकी मृत्यु कारित कर दे, शल्य चिकित्सक द्वारा पथरी निकलने के लिए अपने शिशु की शल्य क्रिया करवाता है। कै का उद्देश्य से शिशु को रोग मुक्त करना था, इसलिए वह इस अपवाद के अंतर्गत आएगा। यानी कि कै है वो सद्भावपूर्वक अपने शिशु के फायदे के लिए कुछ ऑपरेशन करवाता है। क्यों करवाता है? पथरी निकलवाने के लिए वो ऑपरेशन करवाता है। अगर मान लो कै का उद्देश्य शिशु को रोग मुक्त करना था तो वह इस अपवाद के अंतर्गत आता है। यानी अगर उसका उद्देश्य उसकी पथरी निकलवाना था और बाकी कुछ नुकसान करना नहीं था तो वो इस कैटेगरी के अंतर्गत आएगा। अब नेक्स्ट है धारा 28, धारा 28। धारा 28 क्या है? सम्मति जिसके संबंध में यह ज्ञात हो कि वह भय या भ्रम के अधीन दी गई है। कोई सम्मति दी गई है लेकिन उसके बारे में यह ज्ञात है कि वो या तो भय से दी गई है या फिर किसी भ्रम के अधीन दी गई है, वो अपनी इच्छा से दी गई सम्मति नहीं है। तो इसके लिए क्या प्रावधान किए गए हैं? कोई सम्मति ऐसी सम्मति नहीं है
जैसी इस संहिता की किसी धारा से आश्रित है। तो क्या क्या है? पहला, यदि वह सम्मति किसी व्यक्ति ने क्षति के भय के अधीन या तथ्य के किसी भ्रम के अधीन दी है और यदि कार्य करने वाला व्यक्ति यह जानता है या उसके पास विश्वास करने का कारण हो कि ऐसे भय या भ्रम के परिणाम स्वरूप वह सम्मति दी गई थी। यानी कि सम्मति या तो भय में दे दी है या फिर तथ्य के किसी भ्रम के कारण दे दी है, और कार्य करने वाला व्यक्ति यह जानता हो कि उसके पास ये विश्वास करने का कारण है कि ऐसा भय या भ्रम में दी है। जो कार्य कर रहा है व्यक्ति, उसको पता हो कि ये या तो भय में दी है या फिर भ्रम में दी है, जो भी दी है यथास्थिति। तो एक तो वो सम्मति हो गई। दूसरी है कि यदि वह सम्मति ऐसे व्यक्ति ने दी हो जो चित्तविकृत या मत्ता के कारण उस बात की जिसके लिए वह अपनी सम्मति देता प्रकृति और परिणाम को समझने में असमर्थ हो। या फिर थर्ड पॉइंट है कि जब तक संदर्भ से तत्प्रतिकूल प्रतीत न हो, यदि वह सम्मति ऐसे व्यक्ति ने दी है जो 12 वर्ष से कम आयु का। देखो, सम्मति कब वैलिड नहीं है? धारा 28 यही बोलती है कि सम्मति कब वैलिड नहीं है। सम्मति वैलिड नहीं है, पहली बात, यदि उसने भय में दे दी है या फिर तथ्य के किसी भ्रम में दे दी है, तो या फिर सम्मति देते हुए वो चित्त विकृत हो, मानसिक रूप से उसके हालात सही नहीं हो, तो वो मानी जाएगी कि उसने ये सम्मति जो दी है वो सही नहीं है, मान्य नहीं है। और तीसरा है कि सम्मति देने वाला व्यक्ति है वो 12 वर्ष से कम आयु का है। अगर 12 वर्ष से कम आयु का है तो सम्मति नहीं दे सकता। तो इन 3 स्थितियों में अगर कोई व्यक्ति सम्मति देता है तो वो मान्य नहीं होगी। इस प्रकार धारा 28 कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट है हमारी धारा 29। तो धारा 29 क्या है? धारा 21, 22 और 23 के अपवादों का विस्तार उन कार्यों पर नहीं है। क्या? ऐसे कार्यों का अपवर्जन जो कारित अपहानि के बिना भी स्वतः अपराध है। यानी कुछ ऐसे कार्य हैं उनका अपवर्जन जो कि कारित अपहानि के बिना भी स्वतः अपराध है, यानी अपहानि कारित हो या ना हो वो ऐसे ही अपराध है। तो क्या है वो? धारा 21, 22 और 23 के अपवादों का विस्तार उन कार्यों पर नहीं है जो उस अपहानि के बिना भी स्वतः ही अपराध है, जो उस व्यक्ति को जो सम्मति देता है या जिसकी ओर से सम्मति दी जाती है उन कार्यों से कारित हो या कारित किए जाने का आशय हो या कारित होने की संभाव्यता ज्ञात हो। तो क्या है कि इसका विस्तार जो है वो धारा 21, 22 और 23 के अंतर्गत जो है कार्य हैं उनके ऊपर नहीं है, क्योंकि जो उस अपहानि के बिना स्वतः ही क्या है? अपराध है। चलो, इसमें एक दृष्टांत दिया गया, उसके तहत समझते हैं हम दृष्टांत से कि गर्भपात कराना जब तक कि वह उस स्त्री का जीवन बचाने के प्रयोजन से सद्भावपूर्वक कारित नहीं किया गया हो, किसी अपहानि के बिना भी जो उसने उस स्त्री को कारित हो या कारित करने का आशय हो स्वतः अपराध है। यानी अबॉर्शन करवाना, गर्भपात करवाना स्वतः ही अपराध है। गर्भपात कराना कब अपराध नहीं है? यदि उस स्त्री का जीवन बचाने के लिए सद्भावपूर्वक गर्भपात कराया जाए तो वो अपराध नहीं होगा। अदरवाइज वो गर्भपात कारित करना अपराध है, चाहे इसमें स्त्री को नुकसान पहुंचाने का आशय हो या नहीं हो। इसलिए वह ऐसी अपहानि के कारण अपराध नहीं है और ऐसी गर्भपात कराने की उस स्त्री की या उसके संरक्षक की सम्मति उस कार्य को न्यायानुमत नहीं बनाती। यानी क्या हुआ इसमें कि अगर मान लो इसमें उसके संरक्षक की, स्त्री के संरक्षक की या स्त्री की खुद की सम्मति है तो भी वो उसको न्यायानुमत नहीं बनाती है, क्योंकि गर्भपात कारित करवाना ऐसे ही अपराध है। इसका कारित अपहानि के बिना ही, अपहानि हो या ना हो, गर्भपात कारित कराना ही अपराध है। तो अगर मान लो इसमें सम्मति मिल भी जाती है तो भी वो अपराध ही होगा। इसमें स्त्री को नुकसान करने का आशय उसका हो या ना हो, इसका इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस प्रकार धारा 29 कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट है धारा 30। धारा 30 क्या है? सम्मति के बिना किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावपूर्वक किया गया कार्य। यानी कि कार्य इसमें सम्मति के बिना होगा, सम्मति नहीं ली जाएगी, लेकिन वो किसी व्यक्ति के फायदे के लिए किया जाएगा। अगर सम्मति के बिना किसी व्यक्ति के फायदे के लिए कार्य किया जाता है, सद्भावपूर्वक कार्य किया जाता है, तो उसके लिए क्या अपवाद दिया गया है कि कोई बात जो किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावपूर्वक यद्यपि उसकी सम्मति के बिना की गई है, यानी कि कोई बात है जो किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावपूर्वक की गई है लेकिन उसकी सम्मति के बिना की गई है, उसकी सम्मति नहीं ली गई है, ऐसी किसी अपहानि के कारण जो उस बात से उस व्यक्ति को कारित हो जाए, यानी कि उस बात से उस व्यक्ति को अगर कारित हो जाए, अपराध नहीं है यदि परिस्थितियाँ ऐसी हो कि उस व्यक्ति के लिए यह असंभव हो। अगर मान लो परिस्थितियाँ ऐसी हो कि उस व्यक्ति के लिए यह असंभव हो कि वह अपनी सम्मति प्रकट करे या वह व्यक्ति सम्मति देने में असमर्थ हो और उसका कोई संरक्षक या उसका कोई विधिपूर्ण भार साधक कोई दूसरा व्यक्ति न हो जिससे ऐसे समय पर सम्मति अभिप्राप्त करना संभव हो,
कि वह बात फ़ायदे के साथ की जा सके। अगर मान लो किसी व्यक्ति के फ़ायदे के लिए सद्भावपूर्वक कार्य किया जा रहा है और सम्मति प्राप्त नहीं की जा सकती, क्यों नहीं किया जा सकती? क्योंकि या तो वो व्यक्ति सम्मति देने में असमर्थ है, या फिर उसका कोई संरक्षक या विधि पूर्ण भार साधक कोई दूसरा व्यक्ति न मिल रहा हो, या उससे अगर है तो उससे सद्भावपूर्वक सम्मति प्राप्त करना असंभव हो। तो ऐसी स्थिति में सम्मति प्राप्त करने की संभावना है नहीं और उस व्यक्ति के फ़ायदे के लिए अगर काम किया जा रहा है तो वो कार्य किया जा सकता है। लेकिन इसमें परंतुक है। तो पहला परंतुक क्या है? पहला परंतुक क्या है कि इस अपवाद का विस्तार साहस से मृत्यु कारित करने या मृत्यु कारित करने का प्रयत्न करने पर नहीं होगा। पहली बात, इसका विस्तार न तो साहस से मृत्यु कारित करने पे होगा या फिर मृत्यु कारित करने के प्रयत्न के लिए होगा। मृत्यु कारित नहीं कर सकते आप उसकी बिना सम्मति के सद्भावपूर्वक कोई भी ऐसा कार्य करो और उसमें मृत्यु कारित करना हो या उसकी मृत्यु कारित करने का प्रयत्न करना हो, ऐसा नहीं किया जा सकता है। दूसरा परंतुक है कि इस अपवाद का विस्तार मृत्यु या घोर उपपत्ति के निवारण के या किसी घोर रोग या अंग शैथिल्य से मुक्त कराने के प्रयोजन से भिन्न किसी प्रयोजन के लिए किसी ऐसी बात के करने पर नहीं होगा जिसे करने वाला व्यक्ति जानता हो कि उससे मृत्यु कारित होना संभव है। यानी इसका विस्तार किस पे नहीं होगा? मृत्यु या घोर उपपत्ति का निवारण करने के लिए या फिर किसी घोर रोग या अंग शैथिल्य से मुक्त करने के प्रयोजन है। इनसे अलग कोई प्रयोजन है। किन से अलग? या तो मृत्यु या घोर उपपत्ति का निवारण करना है या फिर कोई घोर उपपत्ति या घोर अंग शैथिल्य है उससे मुक्त करने का प्रयोजन हो। इनसे अलावा अगर कोई भी बात है तो उन पर इसका विस्तार तब तक नहीं होगा कि अगर वो व्यक्ति जानता हो कि इससे क्या हो सकता है, मृत्यु कारित होना संभव है। अगर उसको जो कर रहा है सद्भावपूर्वक कार्य उसको पता हो कि इससे मृत्यु होना संभव है तो इस प्रकार का रिस्क नहीं उठा सकता, बिना सम्मति के इस प्रकार से वो कार्य नहीं कर सकता। नेक्स्ट है, इस अपवाद का विस्तार मृत्यु या उपहति के निवारण के प्रयोजन से भिन्न किसी प्रयोजन के लिए स्वेच्छा उपहति करने या उपहति कारित करने का प्रयत्न करने पर नहीं होगा। यह भी है कि अगर मृत्यु या उपहति के निवारण करना है, इसके अलावा अगर मान लो मृत्यु या उपहति के निवारण के अलावा कोई और प्रयोजन से अगर वो कर रहा है तो स्वेच्छा न तो उपहति कारित कर सकता है और न ही उपहति का कोई प्रयत्न कर सकता है। इसके ऊपर भी इसका विस्तार नहीं होगा। नेक्स्ट है, इस अपवाद का विस्तार किसी ऐसे अपराध के दुष्प्रेरण पर नहीं होगा जिस अपराध के किए जाने पर इसका विस्तार नहीं है। यानी क्या बोल रहा है कि इस अपवाद का विस्तार किसी ऐसे अपराध के दुष्प्रेरण पर नहीं होगा। किसी ऐसे अपराध के दुष्प्रेरण पर नहीं होगा। कैसे अपराध के दुष्प्रेरण पर नहीं होगा? कि जिस अपराध के किए जाने पर इसका विस्तार नहीं है, यानी कि जो अपराध किए जाने पर इसका विस्तार नहीं है तो उसके दुष्प्रेरण पे भी इसका नहीं हो सकता है। इसमें दृष्टांत भी दिए गए हैं कुछ, तो चलो देखते हैं दृष्टांत क्या है। पहला दृष्टांत है, ये अपने घोड़े से गिर गया और मूर्छित हो गया। कह एक शल्य चिकित्सक का यह विचार है कि ये के कपाल पर शल्य क्रिया आवश्यक है। कह ये कि मृत्यु का आशय न रखते हुए किंतु सद्भावपूर्वक यह के फायदे के लिए ये के स्वयं किसी निर्णय पर पहुंचने की शक्ति प्राप्त करने से पूर्व ही कपाल का शल्य क्रिया करता है। कैल ने कोई अपराध नहीं किया। यानी कि क्या है इसमें? यह है वो अपने घोड़े पे था, घोड़े से गिर गया और गिर के मूर्छित हो गया। अब कह एक शल्य चिकित्सक है, उसका ऑपरेशन करना है। उसको क्यों करना है? क्योंकि उसको लगता है कि उसके कपाल पे ऑपरेशन करना ज़रूरी है और वो भी तुरंत करना ज़रूरी है। अब वो उसकी मूर्छित हो गया है जिससे उसकी सम्मति प्राप्त कर नहीं सकता है और शल्य चिकित्सा उसको करनी है तुरंत से, तो उसकी सम्मति के बिना ही शल्य चिकित्सा कर देता है। तो वो अपराध नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसने सद्भावपूर्वक इस प्रकार का निर्णय लिया है कि उसकी शल्य क्रिया करनी ज़रूरी है और वो अभी मूर्छित अवस्था में है तो उसकी सम्मति प्राप्त नहीं की जा सकती, तो वो इस अपवाद के अंतर्गत आएगा। अगला दूसरा है, इसमें ये को एक बाघ उठा ले जाता है यह जानते हुए कि संभाव्य है कि गोली लगने से ये मर जाए, किंतु ये का वध करने का आशय न रखते हुए और सद्भावपूर्वक ये के फायदे के आशय से कह उस बाघ पर गोली चलाता है। कह की गोली से ये को मृत्युकारक घाव हो जाता है। कह ने कोई अपराध नहीं किया। देखो इसमें क्या होता है, ये कोई व्यक्ति है जिसको एक बाघ उठा के ले जाता है। कह उसको देखता है कि बाघ उठा के ले गया, अब वो गोली चलाने की सोचता है। गोली चलाने की सोचता है तो उससे संभावना है कि अगर वो गोली चलाएगा तो बाघ के साथ साथ में ये को भी लग सकती है, लेकिन फिर भी वो गोली चला देता है जिससे ये को घाव हो जाता है, मृत्युकारक घाव हो जाता है कि हो सकता है कि मृत्यु भी हो जाए उसकी, इस प्रकार का घाव हो जाता है। लेकिन फिर भी कहने कोई अपराध नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि अगर वो उस टाइम पे गोली नहीं चलाता तो बाघ उसको ले जाता और उसको मार देता।
तो उसने सद्भावपूर्वक उसको बचाने की कोशिश की है और उसी कोशिश में उसको गोली लग गई, तो उसको अपराध नहीं माना जाएगा, उसने कोई अपराध नहीं किया। नेक्स्ट है इसका थर्ड दृष्टांत। थर्ड दृष्टांत क्या है कि एक शल्य चिकित्सक यह देखता है कि एक शिशु की ऐसी दुर्घटना हो गई है जिसका प्राणांतक साबित होना संभव है। यानी कि एक शल्य चिकित्सक का वो ये देखता है कि एक शिशु है, उसकी ऐसी दुर्घटना हो गई है कि उससे उसके प्राण जाने की पूरी संभावना है। यदि शस्त्र क्रम तुरंत न किया जाए, इतना समय नहीं है कि उस शिशु के संरक्षक से आवेदन किया जा सके, उसके पास इतना टाइम भी नहीं है कि उसके जो संरक्षक हैं उनसे बात की जाए और उनसे सम्मति प्राप्त की जाए। सद्भावपूर्वक शिशु के फायदे को का आशय रखते हुए शिशु के अन्यथा अनुनय करने पर भी शस्त्रक्रम करता है। ने कोई अपराध नहीं किया। यहाँ पे क्या है कि एक शिशु है, उसकी कोई दुर्घटना में इस प्रकार से चोट लग जाती है कि उसकी मृत्यु होने की पूरी संभावना है। एक शल्य चिकित्सक है, उसका शस्त्रक्रम करना चाहता है, उसका ऑपरेशन करना चाहता है, लेकिन उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो उसके पेरेंट्स से या उसके संरक्षक से सम्मति प्राप्त कर ले, तो वो तुरंत ऐसे ही बिना सम्मति के उसका ऑपरेशन कर देता है। तो उसने कोई अपराध नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? क्योंकि वो सद्भावपूर्वक ऐसा उसके प्राण बचाने के लिए ऐसा कार्य कर रहा है, और अगर प्राण बचाने के लिए इस प्रकार का कार्य किया जाता है तो वो अपराध नहीं होगा। नेक्स्ट है दृष्टांत नंबर 4। तो दृष्टांत 4 क्या है? एक शिशु ये के साथ एक जलते हुए ग्रह में, एक शिशु है ये, उसके साथ में एक जलते हुए ग्रह में है। ग्रह के नीचे लोग एक कंबल तान लेते हैं। वो ऊपर किसी घर में है और घर के नीचे, ये ऊपर का घर है कोई, और घर के नीचे साइड में लोग खड़े हुए हैं, वो कंबल तान लेते हैं। उस शिशु को यह जानते हुए कि संभव है कि गिरने से वह शिशु मर जाए, किंतु वह उस शिशु को मार डालने का आशय न रखते हुए सद्भावपूर्वक उस शिशु के फायदे के आशय से ग्रह की छत से नीचे उसको फेंक देता है। यहाँ यदि गिरने से वह शिशु मर भी जाता है तो भी कहने कोई अपराध नहीं किया। क्या है कि कोई घर है, किसी फ्लोर का घर है ऊपर, जिसमें आग लग गई है। एक आदमी एक छोटे बच्चे को, एक शिशु को लिए हुए अंदर में है, बाहर में कुछ लोग खड़े हैं, कंबल ताने हुए हैं, जिससे कि शिशु को उस कंबल के ऊपर फेंका जा सके। ये उस शिशु को उस कंबल के ऊपर फेंक देता है। फेंकने के बाद अगर शिशु जिंदा बच जाता है तो कोई अपराध नहीं है। अगर शिशु मर भी जाता है तो भी उस व्यक्ति ने कोई अपराध नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? क्योंकि वो ऐसे भी अंदर जिंदा जल जाता, उसने उसको बचाने का पूरा प्रयास किया, नीचे कंबल भी लगाई, सारे काम किए, लेकिन वो उसको नहीं बचा सके, तो इसका मतलब उसने कोई अपराध नहीं किया है, वो इस अपराध के अंतर्गत आएगा। अब इसमें देखो एक स्पष्टीकरण दिया गया है। स्पष्टीकरण क्या है? केवल धन संबंधी फायदा वह फायदा नहीं है जो धारा 21, 22 और 23 के भीतर आता है। यानी कि केवल धन संबंधी फायदा वह फायदा नहीं है जो धारा 21, 22 और 23 में आता है। जो 21, 22 और 23 में हमने पढ़ा है कि उसके फायदे के लिए अगर कोई कार्य किया जाए, तो अगर धन संबंधी फायदा है तो वो फ़ायदा इस फायदे की कैटेगरी में नहीं आएगा। धन का फ़ायदा नहीं होना चाहिए, और फ़ायदा होना चाहिए, और कुछ उसके हित में होना चाहिए, उसकी हेल्थ से, स्वास्थ्य से, जीवन से जुड़ा हुआ कोई फ़ायदा होना चाहिए, न कि धन संबंधी फ़ायदा, रुपये पैसों का फ़ायदा। ऐसा कोई फ़ायदा नहीं होना चाहिए जो धारा 21, 22 और 23 में फ़ायदा बताया गया वो। इस प्रकार से धारा 30 कंप्लीट हो जाती है। आगे हम पढ़ेंगे धारा 31। धारा 31 क्या है? सद्भावपूर्वक दी गई संसूचना। अगर कोई संसूचना सद्भावपूर्वक दी जाती है तो उसके समझ में क्या है? सद्भावपूर्वक दी गई संसूचना उस अपहानि के कारण अपराध नहीं है जो उस व्यक्ति को हो जिसे वह दी गई है। यानी कि सद्भावपूर्वक दी गई संसूचना उस अपहानि के कारण अपराध नहीं है। यानी कि सद्भावपूर्वक अगर कोई संसूचना दी जाती है, उसके कारण कोई अपहानि हो जाती है, उसकी वजह से वो कोई अपराध नहीं है जो उस व्यक्ति को दी गई, यदि वह उस व्यक्ति के फायदे के लिए दी गई हो। अगर किसी व्यक्ति को सद्भावपूर्वक कोई संसूचना दी जाती है और उसके परिणाम स्वरूप जिस व्यक्ति को संसूचना दी गई उसको कोई हानि हो जाती है, कोई नुकसान हो जाता है, तो उसके लिए जिसने संसूचना दी है वो अपराधी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अगर उसने सद्भावपूर्वक ऐसी संसूचना दी है और उसकी देने की ज़रूरत थी तो। इसमें एक देखो दृष्टांत है, अच्छे से समझ लेते हैं उसको। कि एक शल्य चिकित्सक एक रोगी को सद्भावपूर्वक यह संसूचित करता है कि उसकी राय में वह जीवित नहीं रह सकता। एक शल्य चिकित्सक है, वो अपने रोगी को सद्भावपूर्वक ये बताता है कि उसको लगता है कि वो जिंदा नहीं बच सकता है। इस आघात के परिणाम स्वरूप उस रोगी की मृत्यु हो जाती है। जैसे उसको ऐसे बताया जाता है, उसको एक गहरा सदमा लगता है और वो मर जाता है। कहने कोई अपराध नहीं किया, यद्यपि यह वह जानता था कि उस संसूचना से उस रोगी की मृत्यु कारित होना संभव है। उसको पता था कि अगर वो इस प्रकार की सूचना उसको देगा तो हो सकता है वो मर भी जाए, लेकिन फिर भी उसने कोई अपराध नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? क्योंकि उसने सद्भावपूर्वक ऐसा बताया था कि उसकी राय में वो जिंदा नहीं बच सकता। तो इस प्रकार से ऐसा नहीं बोला जा सकता है कि उसने कोई अपराध किया है।
इस प्रकार धारा 31 कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट है धारा 32। धारा 32 क्या है? वह कार्य जिसको करने के लिए कोई व्यक्ति धमकियों द्वारा विवश किया गया है। अगर कोई कार्य है उसको करने के लिए कोई व्यक्ति धमकियों द्वारा विवश किया गया है, अगर उनको धमकियां दी गई हैं और धमकियां देकर उसको विवश किया गया है तो उसके संबंध में क्या प्रावधान किए गए हैं कि हत्या और मृत्यु से दंडनीय उन अपराधों को जो राज्य के विरुद्ध है, हत्या और मृत्यु से दंडनीय जो अपराध राज्य के विरुद्ध हैं उनको छोड़िए। देखो सबसे पहले इसमें एक्सेप्शन क्या दिया है कि एक तो हत्या नहीं होनी चाहिए और एक मृत्यु से दंडनीय कोई अपराध नहीं होना चाहिए जो कि राज्य के विरुद्ध हो, उनको छोड़ के कोई भी बात अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाए जो उसे करने के लिए ऐसी धमकियों से विवश किया गया हो जिनसे उस बात को करते समय उसको युक्तियुक्त रूप से यह आशंका कारित हो गई हो कि अन्यथा परिणाम यह होगा कि उस व्यक्ति की तत्काल मृत्यु हो जाए। अगर किसी व्यक्ति को इस प्रकार की धमकी दी जाए कि अगर ये कार्य नहीं किया तो इसका परिणाम तुम्हारी मृत्यु होगा और उसकी अगर नहीं करता है तो तत्काल उसकी मृत्यु हो जाए, तो वो कार्य कर सकता है। लेकिन क्या क्या नहीं कर सकता? न तो किसी का मर्डर कर सकता है, खुद को बचाने के लिए दूसरे का मर्डर नहीं कर सकता, और कोई मृत्यु से दंडनीय कोई राज्य के विरुद्ध अगर अपराध है, राज्य के विरुद्ध अपराध वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से अपराध हैं जो राज्य के विरुद्ध होते हैं। तो अगर मृत्यु से दंडनीय इस प्रकार का कोई राज्य के विरुद्ध अपराध है तो ऐसा अपराध भी नहीं कर सकता। बाकी कोई भी अपराध अगर उसको धमकी दे के करवाया जाता है तो वो कर सकता है, वो इस एक्सेप्शन में आता है। लेकिन धमकी इस प्रकार की होनी चाहिए कि अगर वो कार्य नहीं किया तो तुरंत उसकी तत्काल उसकी मृत्यु हो जाना संभाव्य है। इसमें एक देखो परंतु है, परंतु यह तब जबकि उस कार्य को करने वाले व्यक्ति ने अपनी ही इच्छा से या तत्काल मृत्यु से कम अपनी अपहानि के युक्तियुक्त आशंका से अपने को उस स्थिति में न डाला हो जिसमें कि वह ऐसी मजबूरी के अधीन पड़ गया हो। पहली बात कि उसने अपनी इच्छा से नहीं किया हो या फिर अपनी ही किसी गलती से या अपनी ही किसी कार्य के द्वारा अपने आप को उस मजबूरी में न डाला हो, तभी वो ऐसा कर सकता है, अदरवाइज़ तो वो ऐसा नहीं कर सकता है। ऐसा नहीं है कि वो खुद इस प्रकार से कार्य करे जिससे कि उसके सामने इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हो जाए और बाद में वो किसी का मर्डर भी कर दे या कोई दूसरी अफवाहें कारित कर दे, ऐसा वो नहीं कर सकता है। इसमें देखो स्पष्टीकरण दिए गए हैं कुछ। तो पहला स्पष्टीकरण है, स्पष्टीकरण 1 क्या है? वह व्यक्ति जो स्वयं अपनी इच्छा से या पीटे जाने की धमकी के कारण डाकुओं की टोली में उनके सील को जानते हुए सम्मिलित हो जाता है, इस आधार पर ही इस अपवाद का फ़ायदा उठाने का हकदार नहीं है कि वह अपने साथियों द्वारा ऐसी बात करने के लिए विवश किया गया था जो विदितः अपराध है। यानी कि कोई व्यक्ति है जो या तो अपनी इच्छा से हो जाता है या फिर पीटे जाने उसकी कि हम तुम्हारी पिटाई कर देंगे, और पिटाई करने की धमकी के कारण अगर डाकुओं की टोली का वो मेंबर बन जाता है, डाकुओं की टोली में शामिल हो जाता है, जबकि उसको पता है कि ये डाकू हैं और इनका सील क्या है ये जानते हुए भी वो अगर हो जाता है तो वो इस अपवाद का फ़ायदा नहीं उठा सकता है। दूसरा स्पष्टीकरण है इसका कि डाकुओं की एक टोली द्वारा अभिग्रहित और तत्काल मृत्यु की धमकी द्वारा किसी बात के करने के लिए जो विदितः अपराध है विवश किया गया व्यक्ति, अगर मान लो कि डाकुओं की टोली है, वो किसी को पकड़ लेते हैं और उसको तत्काल मृत्यु की धमकी देते हैं और फिर उससे कोई अगर अपराध करवाते हैं, उसको कुछ विवश किया जाता है, जैसे एक लोहार जो अपनी औजार लेकर एक ग्रह का द्वार तोड़ने को विवश किया जाता है, उससे डाकू इसमें प्रवेश कर सकें और लूट सकें, तो वो इस अपराध का फ़ायदा, इस अपवाद का फ़ायदा उठाने के लिए हकदार है। मान लो कि डाकू हैं, किसी लोहार को पकड़ के ले आए और बोलेंगे कि इस घर का दरवाज़ा तोड़ दो। अगर वो घर का दरवाज़ा नहीं तोड़ता है तो क्या करेंगे? वो उसको बोलेंगे कि हम तुम्हें तुरंत मार देंगे। अगर वो तुरंत उसको मार देते हैं तो फिर वो आ जाता है कंडीशन कि अगर तुरंत मृत्यु संभाव्य है तो वो कार्य कर सकता है, लेकिन वो किसी का मर्डर नहीं कर सकता। अब उससे ताला तोड़वाया जा रहा है, वो मर्डर में नहीं है, न राज्य के विरुद्ध कोई अपराध है, तो वो इस प्रकार से ताला तोड़ सकता है। अगर वो इस प्रकार ताला तोड़ता है तो वो कोई अपराध नहीं होगा, उसको इस अपवाद का फ़ायदा मिल जाएगा। इस प्रकार से धारा 32 कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट है इसकी धारा 33। धारा 33 क्या है? कोई बात इस कारण से अपराध नहीं है कि उससे कोई अफहानि कारित होती है, यानी कि तुच्छ अफहानि के कारण करने वाला कार्य है। अगर कोई तुच्छ अफहानि है, छोटी सी अफहानि है, उसको करने वाला अगर कोई कार्य है तो उसके संबंध में धारा 33 तो क्या है? कोई बात इस कारण से अपराध नहीं है कि उससे कोई अफहानि कारित होती है या कारित की जानी आश्रित है या कारित होने की संभाव्यता ज्ञात है, यदि वह इतनी तुच्छ है कि मामूली समझ और स्वभाव वाला व्यक्ति उसकी शिकायत नहीं करेगा। अगर मान लो कि कोई इस प्रकार का कार्य है कि या तो उससे अफवाहें कारित हो जाती है या होने की संभावना है या उसको किए जाने की संभावना है, लेकिन अगर कोई सामान्य समझ वाला व्यक्ति उसको समझता है कि ये इतनी छोटी अफवाहें है कि इसकी कंप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, तो वो इस कैटेगरी के अंतर्गत आएगी धारा 33 में, तुच्छ अफवाहें के कारित किया जाने वाला
कार्य है, तो इसमें इसको छूट मिल जाएगी। तो इस प्रकार से हमने धारा 33 तक जो प्रतिरक्षा के अधिकार हैं, वो अपवाद जो हैं वो हमने पढ़ लिए हैं। अब आगे की धारा में हम पढ़ेंगे प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार। ये हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, सेपरेटली इसको पढ़ेंगे कि प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार किसको मिलता है, कब मिलता है और किस प्रकार से मिलता है। तो चलो एक बार हम जो अब तक पढ़ा है इसको रिवाइज कर लेते हैं। तो हमने पढ़ा था चैप्टर 3 शुरुआत की थी धारा 14 से। धारा 14 देखो क्या है, विधि द्वारा आबद्ध या तथ्य की भूल के कारण अपने आप को विधि द्वारा आबद्ध होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य। यानी कि कोई व्यक्ति या तो विधि द्वारा आबद्ध है या फिर किसी तथ्य की भूल के कारण अपने आप को विधि द्वारा आबद्ध समझ रहा है, तो ऐसे व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य है, तो वह आएगा धारा 14 के अपवाद के अंतर्गत। इसी प्रकार धारा 15 क्या है कि न्यायिकता कार्य करने हेतु न्यायाधीश का कार्य, अगर कोई न्यायाधीश है वो न्यायिकता कार्य कर रहा है तो वो उसका कार्य भी इस अपवाद के अंतर्गत आएगा। इसके बाद है धारा 16। धारा 16 क्या है कि न्यायालय के निर्णय या आदेश के अनुसरण में किया गया कार्य। अगर न्यायालय के निर्णय के अनुसरण में या फिर न्यायालय के आदेश के अनुसरण में अगर कोई कार्य किया जाता है तो आएगा धारा 16 में। और धारा 17 में क्या आएगा, विधि द्वारा न्यायानुमत और तथ्य की भूल के कारण अपने को विधि द्वारा न्यायानुमत होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य। देखो धारा 14 में क्या देखा था हमने, विधि द्वारा आबद्ध देखा था, और 17 में क्या है, न्यायानुमत है। कार्य वही है, सब कुछ वही है, लेकिन 14 में वो अपने आप को विधि द्वारा आबद्ध समझता है या फिर तथ्य की भूल के कारण विधि द्वारा आबद्ध होने का विश्वास करता है। और 17 में क्या है, वो विधि द्वारा न्यायानुमत समझता है अपने आप को या फिर तथ्य की भूल के कारण अपने आप को विधि द्वारा न्यायानुमत होने का विश्वास करता है। तो ये धारा 14 और 17 में अंतर है, डिफरेंस है दोनों में। अगला है धारा 18। धारा 18 क्या है, विधिपूर्ण कार्य करने में दुर्घटना। अगर कोई विधिपूर्ण कार्य किया जाता है और उसमें कोई दुर्घटना हो जाती है तो वह आएगा धारा 18 में। नेक्स्ट है धारा 19। धारा 19 क्या है, कार्य जिससे अपहानि कारित होना संभव है किंतु जो आपराधिक आशय के बिना और अन्य है अपहानि के निवारण के लिए किया गया। यानी कि कोई कार्य है जिससे अपहानि होने की तो संभावना है, लेकिन जो आपराधिक आशय के बिना किए गए हैं और अन्य अपहानि के निवारण के लिए, क्या किसी दूसरी प्रकार की अपहानि है उसके निवारण के लिए अगर किया गया है तो वो क्या आएगा, इसके अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट है धारा 20। धारा 20 क्या है कि 7 वर्ष से कम आयु के शिशु द्वारा किया गया कार्य। अगर 7 वर्ष से कम आयु का शिशु अगर कोई अपराध कर देता है तो अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। यह धारा 20 में बताया गया है। अब धारा 21 इससे मिलती जुलती है, लेकिन इसमें क्या है, 7 वर्ष से ऊपर किंतु 12 वर्ष से कम। धारा 20 में 7 वर्ष से छोटी 7 वर्ष तक की आयु के जो शिशु हैं उनके द्वारा किया गया अपराध आता है, और धारा 21 में आता है 7 वर्ष से बड़े हैं लेकिन 12 वर्ष से छोटे हैं। लेकिन इसमें भी एक कंडीशन है कि वो अपरिपक्व समझ वाला शिशु होना चाहिए। अगर उसकी समझ का लेवल है वो परिपक्व लेवल का है तो वो इस कैटेगरी में नहीं आएगा। अगर उसकी समझ अपरिपक्व है, वो आचरण को, अपराध के अपने कार्य के आचरण को और कार्य की प्रकृति को नहीं समझ सकता, उसके परिणामों पर निर्णय लेने में सक्षम नहीं है, तो वो आएगा धारा 21 के अंतर्गत, और उसको किसी अपराध का दोषी नहीं ठहराया जा सकता। नेक्स्ट है धारा 22। 22 है मानसिक रुग्णता वाले व्यक्ति का कार्य। अगर कोई व्यक्ति है मानसिक रूप से बीमार है तो अगर वो कुछ कार्य कर देता है तो उसके लिए जो व्यवस्था की गई है धारा 22 में। नेक्स्ट है धारा 23 कि ऐसे व्यक्ति का कार्य जो अपनी इच्छा के विरुद्ध मत्ता में होने के कारण निर्णय पे पहुंचने में असमर्थ है। अगर मान लो कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपनी इच्छा के विरुद्ध मत्ता में है, उसने अपनी इच्छा से मत्ता नहीं हासिल की है, इच्छा के विरुद्ध मत्ता में है और वो निर्णय पे नहीं पहुंच सकता है, तो उसके द्वारा अगर कार्य कर दिया जाता है तो उसको छूट प्राप्त है धारा 23 के अंतर्गत। नेक्स्ट है धारा 24। धारा 24 क्या है, किसी व्यक्ति द्वारा जो मत्ता में है किया गया अपराध जिसमें विशेष आशय या ज्ञान का होना अपेक्षित है। यानी कि कोई व्यक्ति है जो मत्ता में है लेकिन जो कार्य उसने किया है उसके लिए विशेष आशय या ज्ञान का होना जरूरी है। अगर विशेष आशय या विशेष ज्ञान नहीं है तो वो कार्य नहीं कर सकता, तो उसको छूट प्राप्त है धारा 24 के अंतर्गत। नेक्स्ट है धारा 25। धारा 25 है सम्मति से किया गया कार्य जिससे मृत्यु या घोर उपत्ति कारित करने का आशय न हो और न उसकी संभाव्यता का ज्ञान हो। अगर कोई कार्य सम्मति से किया जाता है लेकिन उसमें न तो मृत्यु या घोर उपत्ति होने का आशय हो और न ही उसकी संभाव्यता का ज्ञान हो कि अगर इस प्रकार से कार्य करते हैं तो उसमें मृत्यु या घोर उपत्ति हो सकती है, तो वो भी इसमें नहीं आएगा।
नेक्स्ट है धारा 26। धारा 26 है कि किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सम्मति से सद्भावपूर्वक किया गया कार्य जिससे मृत्यु कारित करने का आशय नहीं हो। देखो ऊपर वाले में हमने पढ़ा था कि सम्मति से कार्य किया गया है लेकिन उसमें मृत्यु या घोर उपत्ति की संभाव्यता नहीं है और न उसका ज्ञान है न कोई आशय है। और इसमें क्या है कि फायदे के लिए उस व्यक्ति के लिए किया जाता है जिससे कि मृत्यु कारित करने का आशय नहीं हो। अगर सद्भावपूर्वक कार्य किया गया है और मृत्यु कारित करने का आशय नहीं है तो वो इस कैटेगरी में आएगा धारा 26 के अंतर्गत। नेक्स्ट है धारा 27। धारा 27 क्या है कि संरक्षक द्वारा या उसकी सम्मति से शिशु या उन्मत्त व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावपूर्वक किया गया कार्य। अगर मान लो कि संरक्षक द्वारा या उसकी सम्मति से संरक्षक की सम्मति से किसी शिशु के लिए या फिर किसी उन्मत्त व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावपूर्वक कोई कार्य किया जाता है तो वह आएगा अपवाद, इस अपवाद के अंतर्गत धारा 27 में। नेक्स्ट है धारा 28। धारा 28 क्या है? सम्मति जिसके संबंध में यह ज्ञात हो कि वह भय या भ्रम के अधीन दी गई है। अगर मान लो इस प्रकार की कोई सम्मति है जिसके बारे में ये पता है कि ये भय में दी गई है या फिर भ्रम में दी गई है तो वो धारा 28 के अंतर्गत आएगी। उसके बाद है नेक्स्ट धारा 29। धारा 29 क्या है कि ऐसे कार्यों का अपवर्जन जो कारित अफानी के बिना भी स्वतः अपराध है। यानी कि इस प्रकार के कार्य इसमें नहीं आएंगे जो कि कारित अफानी के बिना स्वतः ही अपराध है। जो अफानी कारित नहीं हो तो भी अपराध है तो वो इस कैटेगरी में नहीं आएंगे। नेक्स्ट है धारा 30। धारा 30 क्या है? सम्मति के बिना किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावपूर्वक किया गया कार्य। अगर सम्मति नहीं ले पाते हैं, सम्मति नहीं ली जाती है लेकिन उस व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावपूर्वक कोई कार्य किया जाता है तो वो भी इस अपवाद में आएगा धारा 30 के अंतर्गत। नेक्स्ट है धारा 31। धारा 31 क्या है कि सद्भावपूर्वक दी गई संसूचना। अगर कोई संसूचना है जो सद्भावपूर्वक दी जाती है तो वो इस कैटेगरी के अंतर्गत आएगी धारा 31 के अंतर्गत। और धारा 32 है, धारा 32 है वह कार्य जिसको करने के लिए कोई व्यक्ति धमकियों द्वारा विवश किया जाता है। अगर कोई कार्य है जिसको करने के लिए कोई व्यक्ति धमकियों द्वारा विवश किया जाता है तो आएगा धारा 32 के अंतर्गत। और लास्ट है इसकी धारा 33। धारा 33 क्या है कि तुच्छ अफवानी कारित करने वाला कार्य। अगर कोई तुच्छ अफवानी कारित करता है जिसको सामान्य मामूली समझ और स्वभाव वाला व्यक्ति है उसकी शिकायत नहीं करेगा, इस प्रकार की इतनी सी तुच्छ अफवानी है तो वो आता है धारा 33 के अंतर्गत। तो इस प्रकार से हमारे अपवाद का चैप्टर चल रहा है। इसमें नॉर्मल अपवाद थे वो आ गए हैं। अब प्राइवेट प्रतिरक्षा के संबंध में, प्राइवेट प्रतिरक्षा से संबंधित जो भी अधिकार हैं वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज बस इतना ही।